गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने को जा रहे हैं वो एक कॉमन टॉपिक है, कॉन्स्टिपेशन। ये कॉन्स्टिपेशन के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन एक जब हम स्टडी कर रहे हैं और रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन के बारे में आना चाहिए। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक सारे एंडलेस है। एंडलेस मींस आप इन टॉपिक्स को जहां कोरिलेट करोगे वहां कोरिलेट हो जाएंगे टॉपिक्स, लेकिन हमें जो लिमिटेशंस भी रखनी है कि कितने लेवल पे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो कॉन्स्टिपेशन की जब बात आती है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, एक शब्द आया कॉन्स्टिपेशन तो हमें तुरंत याद आ गया, मींस भाई पेट में गड़बड़ हो जाती है, स्टूल पास नहीं होती, इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। या स्टूल ड्राई हो जाता है, या थोड़ा रेक्टम में हो जाता है, आधा बाहर नहीं निकलता, मींस फुल्ली वी विल नॉट पास द स्टूल कंप्लीटली। जैसे हम स्टूल कंप्लीटली पास करके आते हैं तो वी विल फील रिलैक्स, बट इन कॉन्स्टिपेशन वी विल नॉट फील रिलैक्स। मींस इंग्लिश के अंदर ये जो बोला गया बेटा, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपनेस और इरेगुलरिटी इज ए कंडीशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच ए पर्सन एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन डेफिकेशन। डेफिकेशन मींस स्टूल को पास करना, उसके अंदर जो डिफिकल्टी आती है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिपेशन। समझ में आया मेरे बेटे? पासिंग डिफिकल्टी इन पासिंग द स्टूल, नहीं, फीलिंग डिफिकल्टी इन पासिंग द स्टूल इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फीकल एलिमिनेशन। कई किताबों ने यह बोला हुआ है कि भैया फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है कई बार कॉन्स्टिपेशन के कारण। आप दिन में 2 बार जाते हो, 3 बार जाते हो, जब कॉन्स्टिपेशन हुआ है 1 बार ही जाएंगे। Inability to completely evacuate the bowels or passing very hard stool is known as constipation। मींस कहने का बेटा सब में इन जो 3-4 डेफिनेशंस है उनके अंदर यही निकला है कि एक तो पर्सन का जो बाउल है वो कंप्लीटली पास नहीं कर पाता स्टूल को, और फीलिंग डिफिकल्टी इन पासिंग द स्टूल, और एक हो गया बेटा जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन की बात आती है बेटा तो सबसे पहले कॉजेस क्या आता है, पुअर डाइट है। पुअर डाइट है, यदि कोई पर्सन डाइट प्रॉपर तरीके से ना ले तो वीकनेस आ जाएगी। वीकनेस आएगी या ग्लूकोज की कमी होगी या फैट प्रोटीन्स की कमी होगी, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपर पेरास्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होंगे। जब पेरास्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होंगे आपके तो डाइजेशन नहीं होगा, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो, यदि आप पानी कम पिएंगे तो आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन डेवलप करेगा। तो कॉन्स्टिपेशन में सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है, भाई ज्यादा से ज्यादा आप पानी पियो। पुअर बाउल हैबिट्स, पुअर बाउल हैबिट्स मींस गए आप मोबाइल लेके स्टूल पास कर रहे। आई हैव सीन सम पर्संस व्हेन दे आर गोइंग टू पास द स्टूल दे आर सीइंग द मोबाइल। अब आप ये बोलो बेटा, हमारी ब्रेन के अंदर सारे सेंटर सिचुएटेड है, ये हम जानते हैं। अब यदि हम मोबाइल देख रहे तो आवर ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द मोबाइल, then how we will pass the fully and completely stool? It's a difficulty। तो बेटा पुअर बाउल हैबिट्स, या गए किसी ने नॉक किया तुरंत उठ के आ गए, या मन नहीं कर रहा बैठे हुए हम कंट्रोल कर रहे, ये किसके अंदर आता है, पुअर बाउल हैबिट्स के अंदर, जो कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है। उसके बाद मेडिकेशंस, मेडिकेशंस के कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यदि कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो आपके स्टोमक को अफेक्ट करेंगी, आपके फ्लूइड वॉल्यूम को डिक्रीज करती है और आप उनके साथ ज्यादा पानी ना ले तो वो क्या करेंगी, आपके कॉन्स्टिपेशन कर देंगी। लग्जेटिव एब्यूज एंड प्रेगनेंसी। अब बेटा प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको पता है बेटा कि हमारा यूट्रस आगे पाया जाता है, और यूट्रस के पीछे क्या पाया जाता है, एनस, एनस के पीछे रेक्टम। मींस बेटा यूट्रस आगे, बीच में थोड़ा सा पाउच ऑफ डगलस होता है और पीछे रेक्टम पाया जाता है। अब जब बेबी मदर प्रेग्नेंट हुई तो यूट्रस का साइज बढ़ने लगा। यूट्रस का साइज बढ़ेगा तो अरे भाई जो मां का पहले पेट छोटा था बड़ा होने लग गया, तो मां यदि बढ़ेगी तो पीछे यूट्रस का प्रेशर कहां जाएगा, रेक्टम के ऊपर। जब रेक्टम के ऊपर प्रेशर जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान भी जब वो पूछा जाता है कि माइनर एलिमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, मींस प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे ऐसी कौन सी कॉमन बीमारियां, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जो मदर को फील होती है, उनके अंदर एक कॉन्स्टिपेशन भी आता है। दूसरा आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। मां ज्यादा होल्ड नहीं कर पाती क्योंकि यूट्रस का प्रेशर तो ब्लैडर दबा होता है,
बेबी अंदर है तो मां को थोड़ा यूरिन आया तुरंत जाएगी। जब भी तो प्रेगनेंसी के दौरान फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन होता है। एक मां बार बार सुसु करने जाती है, सुसु मींस टॉयलेट करने जाती है। तो समझ में आ रहा है प्राची मैडम? उसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, ये एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर बाउल के अंदर इरिटेबल होता है, खाना आपका डाइजेशन नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप करेगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इनएडिक्वेट फाइबर एंड फ्लूइड इनटेक। बेटा जो फाइबर रिच डाइट जो हम बोलते हैं वो फाइबर रिच डाइट क्यों बोलते हैं? जब हम किसी फूड के अंदर फाइबर्स लेते हैं तो ये फाइबर्स जब हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं तो ये हमारे पेरास्टाल्टिक मूवमेंट, जो हमारे इंटेस्टाइन के जो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट है उनको इंक्रीज कर देते हैं। उस इंक्रीज करने से बल्क ऑफ स्टूल डेवलप होता है। आप एक दिन पेट भर के अमरूद खाना, अमरूद को इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं भाई, इंग्लिश वाले समझ लेना गुआवा। अमरूद के अंदर फाइबर्स होते हैं, आप उसको खाओगे ना बेटा तो आप 4 रोटी खाने के बाद जितना आपका स्टूल का बल्क आएगा उससे ज्यादा अमरूद का बल्क आएगा, क्योंकि उसके अंदर फाइबर्स होते हैं। और वो हमारी आंतों के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि वो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट डेवलप करते हैं। जब भी तो ये फास्टिंग या हम लोग कहते हैं कि फूड, हम सिर्फ फ्रूट्स लेते हैं, ये फ्रूट्स, फूड और ये जो फाइबर रिच डाइट है ये आपके पेरास्टाल्टिक मूवमेंट को डेवलप करती है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो और आंतें मजबूत हो। समझ में आ रहा है बेटा? उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। ईटिंग डिसऑर्डर मींस ज्यादा खाओ, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। पता पड़ा नेहा के यहाँ बुलाया, बोला भाई की शादी आ जा, हम पहुंच गए, गौरी भी पहुंच गया, बोला सर आज सिपटा दो सब कुछ, निपेट देना है हमें। हम लोग स्टार्ट हो गए, बीच में खा, बोला सर पानी, बोला नहीं पानी की जगह क्यों छोड़नी, खा लो। एडजस्ट कर, ये चीज क्या करती है बेटा? फूड मींस ये ईटिंग डिसऑर्डर है। आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो वो बुलिमिया नर्वोसा है, और यदि कम खाना खाते हैं तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है। ये ईटिंग डिसऑर्डर साइकेट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको। बुलिमिया नर्वोसा मींस एक्सेसिव ईटिंग। इसके अंदर एक वर्ड आता है बिंजिंग एंड पर्जिंग, खा लेना और फिर उल्टी कर देना। कई लोग पूरा पेट भर लिया, गाजर का हलवा वो बच गया, जाके बाथरूम उल्टी करेंगे, फिर बोलेंगे अब गाजर का हलवा खा लेते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये ईटिंग डिसऑर्डर है। ये क्या हुआ बेटा? ये ईटिंग डिसऑर्डर है। किताब के अंदर लिखा हुआ है बिंजिंग एंड पर्जिंग, BINGING, बिंजिंग एंड पर्जिंग, PURGING इज फाउंड इन द बुलिमिया नर्वोसा। और एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले कैसे होते? खाते नहीं है कुछ, दुबले पतले बिल्कुल, मरियल से, मालनरिज्ड। तो भाई दोनों में हमारी इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स अफेक्ट होंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लग्जेटिव्स यूज करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। एब्डोमिनल ट्यूमर के कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। डिप्रेशन, एनवायरमेंटल चेंजेस। डिप्रेशन बेटा सुनो मेरी बात, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। कई बार पेप्टिक अल्सर या अल्सरेशन, इनके अंदर कॉजेज आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा कॉज है लाइफ में बीमारियों को न्योता देने के लिए। बोले ना, यदि कहीं खुशी मिले तो खरीद लेनी चाहिए, गम देने वाले तो हर चौराहे पर बैठे हैं जो तुम्हें देते रहेंगे। पता पड़े तुम आई हो, मैं बोला अच्छा ऐसा हो गया, टेंशन दे दी तुम्हें, टेंशन दे दी। जो लोग तुम्हें लगता है ना टेंशन में, तुम्हारा चेहरा खुशी, नो वन वांट टू सी यू। आपका हंसता हुआ नूरानी चेहरा, नो वन वांट टू सी यू। हर कोई चाहता है वही बुद्धिजील चेहरा, वही शिकायत करता हुआ चेहरा, आंखों से ओझल। तो ऐसा चेहरा नहीं होना चाहिए ना। तो बेटा स्ट्रेस बहुत सारे फैक्टर्स को डेवलप कर रहा है। अभी आप ये सोचो बेटा, 6-6, 8-8 साल के बच्चों को AMI, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, ये हो रहा है। हाइपरटेंशन कॉमनली बच्चों में होने लग गया। आप सोचो उस बच्चे के ऊपर कितना लोड दे रखा है। खेलना कूदना नहीं, उसका लड़ना झगड़ना, खेलना कूदना, चिल्लाना, मस्ती करना, मस्त मोले की तरह। तो इससे उसका डेवलपमेंट होगा। तो बेटा डिप्रेशन और स्ट्रेस क्या करता है, इसका लाइव एग्जांपल बता रहा हूं। तुम टेंशन में रहना, आप 2 दिन लगातार टेंशन में रहना, आपको स्ट्रेस के कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और यदि ये कॉन्स्टिपेशन सीवियर होता है और आगे यदि कंटिन्यू रहता है तो ऐसे लोगों के पेट में अल्सर बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग शकल से दुबले पतले, चिड़चिड़े, मरियल से होते हैं। ठीक है, वो तो ठीक है अभी, है ना, उनका चेहरा जला हुआ सा रहेगा, हमेशा जलते रहते हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद एब्डोमिनल ट्यूमर, पेनफुल एनोरेक्टल कंडीशन। पेनफुल एनोरेक्टल कंडीशन
एनस और रेक्टम के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो पेनफुल कंडीशन पैदा करती है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे बेटा? ए डिजायर टू डेफिकेट, हमारी इच्छा होगी स्टूल पास करने की लेकिन बाहर नहीं आएगा, कहेंगे ना जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो स्टूल बाहर पास नहीं होगा, होगा तो थोड़ा थोड़ा होगा। पेन एंड इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट होंगे, लिखवा दूंगा बेटा, पेन होगा, इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट होगा, स्वेलिंग इन द एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड कॉलिक्स। कॉलिक्स क्या होता है? एब्डोमेन पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, स्वेलिंग हो जाती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, वॉमिटिंग हो जाएगी, हेडेक हो जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, कोटेड टंग, टंग कोटेड हो जाएगी, अलग से टंग दिखाई देगी आपको, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है प्रोलॉन्ग्ड। हम बोलते हैं ना बेटा, यदि बी कॉम्प्लेक्स और यदि फ्लूइड डाइट कम हो जाती है तो हमारे मुंह में अल्सर होना स्टार्ट हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। कॉन्स्टिपेशन और आपके एब्डोमेन की कोई भी प्रॉब्लम आपके फेस को दिखा देती है। मैं कह रहा हूं ना यार, फिजिकल एग्जामिनेशन और आपका चेहरा दुनिया की हर चीज बता देता है कि आप कौन हो, क्या और क्या बोलना चाह रहे हो, क्या करके आए हो। आपका चेहरा सब कुछ बता देता है। अरे आप 2 दिन पानी मत पियो, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, पता पड़ जाएगा, डिहाइड्रेटेड है बॉडी। आपके माइंड में यदि कुछ चल रहा है, आपकी आंखें अलग झुकी होंगी, आपका वे ऑफ टोन और आपकी थिंकिंग और आईज के मूवमेंट प्रॉपर तरीके से होंगे नहीं। एक्सेसिव गैस एंड सेंस ऑफ ब्लोटिंग होगी। सेंस ऑफ ब्लोटिंग मींस पेट के अंदर गड़गड़ होना, पेट फूल जाना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हेमोरॉइड हो सकते हैं। हेमोरॉइड का मेन कॉज क्या है? कॉन्स्टिपेशन। हमारे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है हमारे रेक्टम के अंदर ज्यादातर, वो मींस हाई ब्लड सप्लाई होती है, जिसके कारण वहां हीट प्रोड्यूस होती है। अब यदि किसी पर्सन को प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन है तो वो जाके वहां बैठ जाएगा लेट्रिन की शीट पर और जोर लगाएगा। उस जोर लगाने से कैपिलरीज के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, और यदि जैसे इस उंगली को यूं प्रेशर यूं डालेंगे हम जोर से खींच के नीचे की साइड, तो ये आगे से टोन करके ब्लड की निकालना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ब्लड कैपिलरी से आना स्टार्ट हो जाता है तो वो हेमोरॉइड्स हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का जो मेन कॉज है वो ये भी माना जाता है। ठीक है बेटा। ऑफेंसिव ब्रीद में स्मेल आने लग जाती है। देखो तो सही हमारे बॉडी का सिस्टम कैसा कैसा है। ऑफेंसिव ब्रीद मींस स्मेल आ जाना, जिसको हेलिटोसिस बोलते। ये साइन एंड सिम्टम्स होंगे। अब इसके ट्रीटमेंट में क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या करना बेटा? असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, चेक द वाइटल साइंस, चेक द लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन, इंक्रीज फ्लूइड डाइट, इन मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फाइबर रिच डाइट। कोई मेडिकेशंस आप ले रहे हैं जो कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है उसको रोक देंगे, बाउल हैबिट्स को रेगुलेट करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और यदि पेशेंट को ज्यादा हो रहा है तो हम लग्जेटिव उसे दे देंगे। लग्जेटिव का मतलब हम उसको लग्जेटिव जैसे डल्कोलेक्स, 2 चम्मच डल्कोलेक्स ले लो, स्टूल सॉफ्ट होके वो पास हो जाएंगे। तो बेटा ये जो एक कॉमन टॉपिक है, कॉमन चीज है, ये हो गया हमारा कॉन्स्टिपेशन जो आपको याद करना है। तो बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग सब लोग और अपने दोस्तों को भी बता दें, हमारा YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।